हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे क्या डिटरमिनेशन। तो डिटरमिनेशन में हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका जान चुका है और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या माइनर और कोफैक्टर मीन्स उपसारणी व उसके सहखंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं माइनर या उपसारणी। ठीक, उपसारणी को माइनर। ठीक, माइनर क्या होता है कि किसी भी उपसारणी का क्या कहते हैं, किसी भी उपसारणी ले लें, कोई भी एक सारणी ले लें। सारणी ले लेते हैं ए, 1 2 3 4। ठीक, तो माइनर क्या होगा, किसी भी उपसारणी का माइनर क्या होता है कि हम कहते हैं कि ए का माइनर क्या होगा। ए का माइनर अगर हमको माइनर निकालना हो तो हम कहते हैं यम आई जे। और ये होता है क्या कि अगर आपको निकालना है किसका, 11 का, तो 11 वाले लाइन को और उसके जस्ट बगल वाले लाइन को क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, तो क्रॉस करने के बाद हमें जो डिटरमिनेशन जो एलिमेंट बचा है वो क्या बचा, 4 बचा। ठीक, अगर आपको 12 वाले पॉइंट पर निकालना है तो 12 को अभी से हटा देते हैं। ठीक है, जब इसे क्रॉस करेंगे तो बाद क्या बचेगा, 2 बचेगा। अगर 21 वाले पोजीशन को निकालना है तो क्या होगा, इसे क्रॉस करिए तो 3 होगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या निकला, इस सारणी का माइनर निकला, उपसारणी हुआ। ठीक है, इस सारणी का क्या निकला, उपसारणी निकला। क्लियर है, तो ये उपसारणी निकला। अब बात आती है तो 2 एलिमेंट का होने का मतलब सिंगल एक एलिमेंट, जब दो आप क्या हो 2 क्रॉस 2 का रहे तो सबसे सिंपल सा है कि कोई डिटरमिनेशन दे दिया जाए ए बी सी डी, तो जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है, उसके माइनर होते हैं। ठीक है, जब माइनर निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, तो डी बी सी ए क्या हुआ, माइनर हो गया। ये क्या था, जब 2 क्रॉस 2 के लिए था। लेकिन बात आती है 3 क्रॉस 3 मीन्स 3 क्रॉस 3 में क्या होगा। तो 3 क्रॉस 3 के लिए जब हम निकालते हैं तो देखिए समझिएगा कि 3 क्रॉस 3 में क्या होता है कि अगर हम कोई डिटरमिनेशन ए ले लें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो अगर हमको माइनर निकालना है A11 का, A11 का, तो M11 ज्ञात करेंगे। तो M11 क्या होगा, उपसारणी A11। ठीक है, A11 यही होगा। और ये होगा क्या कि इसे क्रॉस कर दीजिए, इसे क्रॉस कर लीजिए, इसे हटा दीजिए, जो 4 बचे हैं उसी लिख दीजिए। मतलब कह सकते हैं अगर क्या होगा, ई एफ एच आई। ठीक, ये होगा। अगर हमको निकालना होता A12 M12 का मान, तो उपसारणी किसका, A12। तो A12 क्या होगा, तो ये ध्यान से देखिए हम करेंगे क्या। देखिए, तो A12 कहाँ है, ये पोजीशन है, तो ये वाला लाइन ढकेगा और ये वाला लाइन ढका जाएगा। तो जो जो बचा उसे लिख दीजिए, D G F I।
ठीक, इसी प्रकार चाहे आप किसी का भी निकालना हो, कोई भी जिसे भी निकालना हो उसे ढक लीजिए, बाकी जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसे लिखेंगे, वो उस पोजीशन को बताएगा। क्या बताएगा? उस पोजीशन को। जैसे अगर कोई ए दे दिया गया, आई जे के फार्म में दिया गया है, ठीक, A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32 और 33। तो अगर हमको माइनर निकालना है तो आई जे के फार्म में जो होगा वो होगा क्या? M11, M12, M13, M21, M22, M23, 31, M32, M33। ठीक है, तो यहाँ से जब हम M11, M12, M13 का मान निकालेंगे उसी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? इस उप सारणी का ये क्या है? उप सारणी। इस सारणी का क्या है? ये उप सारणी है। ठीक है, ये क्या होगा? उप सारणिक होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार हम निकालते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि क्या होगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि कह रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि ये निकलेगा कैसे। तो सवाल है क्या कि मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनेशन दिया है, तो कह रहा है कि A11 का उपसारणी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? A11 का उपसारणी ज्ञात करना है, टोटल उपसारणी नहीं ज्ञात करने के लिए। उसने किसी पार्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए उपसारणी पूछा है, तो A11 का उपसारणी हम बताए थे, तो क्या होगा? M11, और M11 कहते हैं उप सारणी A11। होता क्या था? A11 मतलब इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसे ढकेंगे और इसे ढकेंगे तो मिलेगा क्या? -3, 6, 4, 5। तो वैल्यू क्या होगा? 3 5 15 -24 39। तो ये निकल गया A11 का। अगर इसी सवाल में कहा था कि A31 का भी मान निकालना है, तो M31, तो M31 हो क्या जाता? 31 यहाँ है, तो इसे ढकेंगे और इसे ढकेंगे, कि इसे ढकेंगे, ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, तो बचेगा क्या? 3 0 -3 3 और 4। ठीक, तो वैल्यू क्या मिल जाएगा? 0 और -9 बराबर 9 वैल्यू मिला। ठीक है, तो इसी प्रकार हम सभी 11, 12, 31, 32 जो भी वैल्यू निकालना हो, जो भी जिसका भी मान निकालने के लिए पूछा जाए, तो हम उसका उपसारणी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए आप लोग, जो इरेज कर चुके हैं उसे भी आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, माइनर समझ में आया कि नहीं? माइनर या उपसारणी। उपसारणी किसी का भी उपसारणी ज्ञात करना हो, ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? इस प्रकार ज्ञात करना है। ठीक है, तो नोट करिए। चलते हैं कोफैक्टर, देखते हैं कि कोफैक्टर क्या है। चलिए अब देखते हैं सहगुणनखंड क्या है। सहगुणनखंड, ठीक है, या सहखंड, सहखंड उसी कहते हैं क्या? कोफैक्टर। ठीक है, क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। तो कोफैक्टर क्या होता है? अभी हमने क्या पढ़ा? उपसारणी पढ़ा। क्या पढ़ा? उपसारणी पढ़ा। तो उपसारणी में क्या था कि हम निकालते थे, माइनर निकालते थे। ठीक है, तो AIJ का माइनर क्या होता था? MIJ। ठीक है, MIJ। और इसी में क्या करें? -1 के पावर I + J का गुणा करें, तो जो AIJ प्राप्त होगा, जो IJ प्राप्त होगा, वह क्या होगा? सहखंड।
होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि अभी हमने क्या कोई भी उपसारी दिया होता था, चलिए माइनर गुणनखंड को हम कैपिटल ए द्वारा प्रदर्शित करें आई जे, तो वो होगा क्या कि -1 के पावर आई प्लस जे और एम आई जे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं उपसखंड कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं उपसारी। इसे क्या कहते हैं सखंड उपसारी, सॉरी कोफैक्टर कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं माइनर कहते हैं। क्लियर है, इसे कहते हैं कोफैक्टर और इसे कहते हैं माइनर। तो कोफैक्टर ज्ञात करने का तरीका समझ आया कि नहीं। हम जो भी ज्ञात करते थे, माइनर जो भी ज्ञात करें, उस माइनर में देखिए जैसे अगर हमको कहा जाए कि A11 का वैल्यू ज्ञात करना है, A11 का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या -1 के पावर 1 + 1। ठीक है, 1 + 1 और M11। ठीक है, अब M11 का धनात्मक आएगा तो ये धनात्मक होगा, ऋणात्मक आएगा तो ऋणात्मक होगा, जो डिपेंड करेगा किस पे -1 के पावर I + J पर डिपेंड करता है। क्लियर है, -1 के पावर I + J पर डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए इसे हटा देते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ले लें कि कोई डिटर्मिनेशन ले लें 2 - 1 3 4 - 5 6 -2 -1 -3। ठीक है, तो हम निकाल लें क्या -11। ठीक है, -11 निकालते हैं तो होगा क्या -5 होगा और 6 होगा, -1 और -3। ठीक है, ये वैल्यू मिला। अब क्या होगा कि इसका इसमें गुणा होगा। ठीक, तो 5 × 15। अब हटा देते हैं, थोड़ा सा हमें जो क्वेश्चन बनाना चाहते हैं वो बन जाए। -15 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा +6। आंसर क्या मिला हमें -9। ठीक, अब हमें निकालना है, ये तो हमने क्या निकाला उपसारी, क्या निकाला उपसारणिक। ठीक, अब निकालने क्या सगुणनखंड, सखंड निकालें तो सखंड में क्या होगा A11 बराबर -1 के पावर 1 + 1 और M11, तो -1 के पावर 2 × -9, तो -1 के पावर 2 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो आंसर क्या मिला 9 मिला। ठीक है, अगर यही विषम संख्या मिलता तो माइनस मिलता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। क्लियर है, तो इसी प्रकार हम 12 का 13 का 31 का 32 का 33 का 21 का 22 का 23 का ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, बताइए हो जाएगा तो नोट कर लीजिए। अब इसके आगे जो इसके टॉपिक है, कुछ 1 नंबर का सवाल पूछता है जिससे इसमें से, तो जो होगा वो क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी जानते हैं। इतनी बातें आप लोग नोट करिए। देखिए चलिए आइए देखते हैं इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या रूल होते हैं उसे देखते हैं। जैसे कहें कि पहला रूल क्या है कि किसी सारणिक का उपसारणिक के पदों में, जब किसी सारणी का उपसारणी के पदों में व्यक्त करते हैं तो होगा क्या कि हम कहते हैं कि हमने क्या निकालना है, हम सिर्फ वो वैल्यू ज्ञात करते हैं। धनात्मक ऋणात्मक तो ऑटोमेटिक वैल्यू रहेगा, जो धनात्मक होगा धनात्मक होगा, जो ऋणात्मक होगा वो ऋणात्मक होगा। तो डिपेंड किस पर करता था,
प्लेस वैल्यू पर, किस प्लेस पर है, 11 पर है कि 12 पर है कि 13 पर है कि 14 पर है कि 15 पर है, मतलब इस प्लेस वैल्यू पर डिपेंड करता है कि क्या वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब हम प्लेस वैल्यू चेक करते हैं तो जो डिटर्मिनेशन प्राप्त होगा वो क्या होगा कि A11 M11 माइनस, ध्यान दीजिए 11 वाला प्लस होता है, उसके बाद क्या होगा A21 M21, ठीक। अब ध्यान से देखिए कि ये प्लस है और 11 है, पावर क्या होता है, धनात्मक वैल्यू देता है, और यहाँ 21 सेकेंड प्लेस आ गया, सॉरी 12 करें पहले, 12 वाला 12 और 12, तो सेकेंड प्लेस क्या होता है, ऋणात्मक होता है, आगे क्या होता है कि प्लस हो जाएगा, क्या होगा A13 M13, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम डिटर्मिनेशन की बात करें कि A21 तो माइनस A21 M21 प्लस A22 M22 माइनस A23 M23। इसी प्रकार हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, मतलब इस प्रकार जब चलेंगे तो हम किस प्रकार हम उस डिटर्मिनेशन को, किसी भी डिटर्मिनेशन का उसके माइनस के पदों में अगर व्यक्त करना है तो हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो सेकेंड, अब इसी में सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो कह रहा है किसी भी सारणिक का सगुणनखंड के पदों में अब इसमें धनात्मक ऋणात्मक की बात नहीं होगी, यहाँ डायरेक्ट आपको बस इतना याद रखना है कि 11 है तो 11 होगा, 12 है तो 12 होगा, 13 है तो 13 होगा, मतलब 11 12 13 21 22 23, ठीक, और 31 32 33, तो होगा क्या A11 प्लस A12 तो A12 प्लस A13 तो A13, क्लियर है। और डिटर्मिनेशन, अब ध्यान दीजिए हम सिर्फ रो में जा रहे हैं, अभी रो के बताएं, तो ये मत रहिएगा कि रो के सभी रो को ही हो सकते हैं, कॉलम में हो गए, कॉलम में जैसे A11 A11 A21 A21 A31 A31, मतलब हम जो डिटर्मिनेशन होता है उस डिटर्मिनेशन के हम किसी भी, मतलब रो R1 के सापेक्ष हम कह सकते हैं या तो C1 के सापेक्ष हम कह सकते हैं, किसी के भी सापेक्ष कहेंगे, लेकिन हम चलेंगे तो अगर पहले में चलें तो पहले कॉलम में ही बात करेंगे, नहीं कि पहले दूसरे तीसरे में हम कॉमन करें, ठीक है। तो इस प्रकार हमको क्या मिलेगा, सारणी का सगुणनखंड के पदों में, और ये क्या है उसके माइनर के पदों में, क्लियर है। तो कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो एक नंबर का सवाल पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें क्या पता होना चाहिए, माइनर पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा उसके बाद क्या पढ़े हम लोगों ने, क्या पढ़ा, कोफैक्टर, ठीक है। ये दोनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद वाला जो टॉपिक हम पढ़ने जाएंगे उसमें इसका रोल है, ठीक है। इसका पूरा रोल इसी का है, तभी आपको इनवर्स समझ में आएगा, ठीक है। आपको माइनर आना चाहिए, कोफैक्टर आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे तो इनवर्स निकाल सकते हैं। जो डिटर्मिनेशन का इनवर्स निकालने का तरीका है, सबसे सिंपल सा तरीका है, जो हम किसमें मैट्रिक्स में पढ़े थे, इनवर्स निकालना, उससे सिंपल होगा, क्योंकि हमें सिर्फ माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल कर आगे काम कर लेना है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई, ठीक है, समझ में आई ही होंगी, ठीक है। तो आप लोग नोट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।